नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और दोपहर 1 बजे की दमदार डिबेट रणनीति के साथ मैं इस वक्त आपके सामने आया हूं। आज रणनीति में बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जो कुछ ही दिन पहले विदेश मंत्री ने सदन के अंदर उठाए हैं और सभी देशवासियों को सूचित किया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में भारतीय यानी हिंदू सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हैं। उसके बाद वहां पर जो सिख हैं वो भी अल्पसंख्यकों के रूप में उन्हें देखा जाता है और कई मात्रा में वो भी पाकिस्तान में रहते हैं और रहने वाले हैं। इसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है और उस बयान के चलते उन्होंने पाकिस्तान को ये सीधे संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान में भारतीय जो वहां पर रहते हैं या जो हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं उन पर हमारी कड़ी नजर बनी हुई है। एस जयशंकर ने यह कहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लेकर हमारी चिंता है और हम उन पर नजर बनाए रखे हैं। बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को लेकर भी हम चिंतित नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2024 में 2400 घटनाएं दर्ज की गई हैं, ये भी उन्होंने कहा है। 2025 में अब तक 72 घटनाएं हो चुकी हैं। इस मुद्दे को भारत सरकार लगातार ही बांग्लादेश की सरकार के समक्ष उठा रही है। बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी उन्होंने ये जवाब दिया है और विदेश सचिव ने भी ढाका दौरे के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध और अत्याचार पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। फरवरी 2025 में हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार के 10 मामले और सिख समुदाय से संबंधित 3 घटनाएं सामने आई हैं और अहमदिया समुदाय से संबंधित 2 मामले और ईसाई समुदाय से संबंधित 1 मामला भी था। ये भी हाउस के अंदर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आंकड़ों के साथ बात कही है। हम मामलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। यूएनएचआरसी में हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मानव अधिकारों का हनन होता है, जहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित शरण राज्य की नीतियां भी हैं। यानी पाकिस्तान को सीधे टेढ़ी आंख से बताया है कि आप वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आप उनके साथ कैसे उत्पीड़न कर रहे हैं, आप उनको कैसे सता रहे हैं, आप उनके जो बेसिक अधिकार हैं, जो बेसिक जो राइट्स हैं, उनका कैसे वहां पर अधिकार जो है उन्हें छीन रहे हैं। तो इसके साथ साथ में उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के हिंदुओं और सिखों समेत कई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई के सवाल पर एस जयशंकर ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का ट्रैक रख रहे हैं, हम विपक्ष को इस बारे में अवगत करा रहे हैं, इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की कट्टर और धर्मार्थ जो मानसिकता है वो हम नहीं बदल सकते हैं। और पाकिस्तान शायद ही ये कभी अपनी मानसिकता बदल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मंशा है वो साफ है। ऐसे में जो आतंकवादी या जो बड़े बड़े टेरर ग्रुप्स हैं जो इस वक्त दुनिया के कई देशों में सक्रिय हैं, अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, उन सभी टेरर ग्रुप्स की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मानसिकता जम्मू कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर और खास तौर पर जो वहां पर हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको लेकर क्या मानसिकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपको मैं सुनाऊंगा, उन्होंने कल सदन में क्या कुछ कहा है, उसके बाद आज की एक खास चर्चा शुरू करेंगे। I sympathize with the sentiments expressed by the honourable member. There are 2 parts to the question. One, whether we follow what are the crimes and atrocities against the minorities in Pakistan, and secondly, what are we doing about it internationally. So the first part of it is, yes sir, we follow very closely, we track very closely the treatment of minorities in Pakistan. And as an example, I would like to apprise the House that just in the month of February, there were 10 cases of atrocities against the Hindu community, 7 of them related to abduction and forcible conversion, 2 related to abduction, 1 related to police action against students who were celebrating Holi. There were 3 incidents relating to the Sikh community in Pakistan. In one case, a Sikh family was attacked. In another case,
Sikh family was threatened because of the reopening of an old Gurdwara. There was also an abduction and conversion issue with one girl from that community. There were two cases pertaining to the Ahmadiyya community. In one case, a mosque was sealed, and in another case, 40 graves were desecrated. And there was one case pertaining to the Christian community, where a Christian person who reportedly was mentally unstable was charged with blasphemy. So the answer to the honorable member, sir, is yes, we track it very, very closely. We take it up, and we take it up at the international level also. Again, to give two recent examples, sir, in the month of February, our representative at the UN Human Rights Council pointed out that Pakistan is a country where, I quote him, where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values are state policies. They constitute state policies, which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, and Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Our ambassador in the UN General Assembly also just 2 weeks ago underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and its record of bigotry. So we are taking it up at the international level. I sympathize with the sentiments expressed by the विदेश मंत्री को सुना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरे सदन में ये कहा है कि भाई पाकिस्तान की मेंटालिटी को, पाकिस्तान की नीति को, पाकिस्तान की जो एक नेगेटिव थिंकिंग है भारत को लेकर या बाकी अन्य चीज़ों को लेकर, वो साफ तौर पर जाहिर होती है। और जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने भी साफ कहा है कि पाकिस्तान की मानसिकता को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन भारत उन अल्पसंख्यकों पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर धमकी, उत्पीड़न, अपहरण, जबरन विवाह, जबरन धर्मांतरण, ये तमाम चीज़ों से सहते आ रहे हैं। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं और आज की चर्चा बहुत अहम होगी, क्योंकि देश की सुरक्षा और देश का मुद्दा है। इससे साफ तौर पर जो अल्पसंख्यक किसी भी देश में होते हैं, उससे ये भी एक संदेश विदेश मंत्री एस जयशंकर का जाता है कि भाई किसी भी देश में माइनॉरिटीज़ पर जो है वो कहीं ना कहीं उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ को वो हर संसाधन मिलना चाहिए जो उसका अधिकार है, जो उसका बुनियादी हक है, जो उसका राइट है। तो ऐसे में अब क्योंकि भारत में भी कुछ दिन से या कुछ समय से अल्पसंख्यकों पर उनके अधिकारों का हनन करने की बात की जा रही है, मुसलमानों पर अत्याचार की बात की जाती है, ऐसी चर्चाएं भारत के अंदर भी हैं। संदेश है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सीधे चर्चा भी शुरू करूंगा। आज जगदीप सिंह जी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। जगदीप जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सर, ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, अक्सर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े। जगदीप जी, इस स्टेटमेंट को कैसे आप देख रहे हैं? पहले आपसे कमेंट लूंगा, उसके बाद डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपके पास भी आऊंगा और ग्रुप कैप्टन साहब आपके पास भी आऊंगा। जगदीप जी। शीतल जी, आपका आभार, आपके दर्शकों को मेरा साधुवाद। देखिए, निस्संदेह जयशंकर साहब का जो ये बयान है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ, आज से नहीं बल्कि अगरचे आप थोड़ा गहनतापूर्वक देखेंगे तो जब से पाकिस्तान बना है तब से परिस्थितियां कोई बहुत बढ़िया रही नहीं। और सच्चाई तो ये भी है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र केवल नाम का रहा, जबकि कंट्रोल जो है, नियंत्रण जो है, वो आईएसआई जब से बनी तब से उसी ने इसे इस तरीके से संभाला और तानाशाही जो है वो पाकिस्तान की रग रग में है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर दो तीन बातें मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो पाकिस्तान सेक्शन 295C, जिसमें ईश निंदा, जो ब्लास्फेमी की हम बात करते हैं, ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत संख्यकों को, खास तौर से ईसाई समुदाय के लोगों को जिंदा जलाया गया, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। औसतन बात करें तो 1000 घटनाएं हर साल रिपोर्टेड है। सिंध प्रोविंस में अकेले 124 केसेस जो है वो एक साल के रिपोर्टेड है, पिछले साल की हम बात। तो बिला शक इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, आज जो परिस्थितियां हैं अल्पसंख्यक निशाने पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें ये नैतिक राइट है कि हम इस पर बात करें, खासतौर से
तब जब देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को घुसपैठिया बताएं, जब उनके सबसे बड़े त्योहार ईद की छुट्टी को भाजपा सरकार रद्द कर दे, जब हम बड़ी गहनता से इस पर बात करते हैं तो हमें वो याद आते हैं तमाम किस्से, जब बीफ के नाम पर किसी की हत्या हो जाती है, सजदे में झुके किसी मुसलमान पर लात और घूंसे बरसाए जाते हैं। आलम ये है कि आज इस देश का अल्पसंख्यक खुद को खतरे में महसूस कर रहा है और हम यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को। तो यहाँ समझना पड़ेगा, पहले अपनी वास्तुस्थिति को हम समझें, क्योंकि ये वो देश है जो वासुदेव कुटुंबकम तो मतलब पर चलता आया है। और जगदीप जी, भारत में भी ये आपका ये मानना है कि भारत में भी अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है? निश्चित तौर पर शीतल जी, जब बलात्कारियों के गलों में मालाएं डाली जाए और जब बात की जाए तो बिल्किस की जगह शाहबानो का जिक्र उठाकर उसकी जस्टिफिकेशन की जाए, जब जितने दुनिया भर के करप्ट नेता हैं उनको वो कमल ब्रांड में धोकर अपनी पार्टी में गंगा नहा के ले आए और बताने की कोशिश ये करें कि उनसे बेहतर पार्टी कोई नहीं है, जब जुडिशरी पर सवाल हो, जब का विधान पालिका और न्यायपालिका सवालों की जद में हो, तो ऐसे लोकतंत्र के अंदर जो 4 स्तंभों पर खड़ा था पत्रकारिता की, तो वर्तमान सरकार तो ये कह रही है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और जितना अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित है उतना अल्पसंख्यक किसी भी देश में सुरक्षित नहीं है। ये भारत सरकार दावा कर रही है साथ में चलने का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बड़ी विडंबना है जिस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री जब एक समुदाय को घुसपैठिया बताए, मुसलमानों को मैं सीधा बोलता हूं, या कहें कि उनको उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है, जब इस तरीके की हेट स्पीचेस वगैरह, हेट स्पीचेस का आप आंकड़ा निकाले तो होड़ लगी हुई है आज भाजपा में। नहीं, लेकिन अगर बांग्लादेश से कोई घुसपैठ करके भारत आता है या पाकिस्तान से आता है तो उसको घुसपैठिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पर बिल्कुल कहेंगे, लेकिन अगर आप उस संबोधन को याद करेंगे जो बांसवाड़ा में दिया गया, तो वहां पर घुसपैठिया मुस्लिम समाज को कहा गया, उनको नहीं जो दूसरे देशों से आए हैं। और देखिए, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठते हुए, जब आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, इतनी हेट स्पीचेस देते हैं, और ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण है शीतल जी। और स्थिति ये है कि आज इस देश का अल्पसंख्यक खुद को खतरे में महसूस कर रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान में होने वाले अत्याचार को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो निश्चित तौर पर निंदनीय है, उसकी जितनी कड़ी भर्त्सना की जाए उतनी कम। ठीक है सर, ओके। नौरत्न जी, आपसे जवाब लेता हूं, उसके बाद लौटता हूं, फिर मैं 2 एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे, वो ज्यादातर इसको समझा पाएंगे। नौरत्न जी, अभी जगदीप जी ने कहा कि हम अपनी देश की खामी को नहीं देख पा रहे हैं, हम अपनी देश की इंटरनल अभी जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको नहीं देख पा रहे हैं और हम ज्ञान दे रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि भारत में मुसलमान अनसेफ है, भारत में अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है, उसको डर लग रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये बता रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार जो है वो संबोधन में ये चीजें कही हैं, इशारा दिया है। क्या वाकई में ऐसा है? 2014 से के बाद क्या देश का अल्पसंख्यक, क्या देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है? अभी मैं जगदीप जी की बातों को सुन रहा था, मुझे बहुत शर्म महसूस होती है कि जगदीप जी जिस पार्टी के से अपना पक्ष रखते हैं उस पार्टी की आज भी सोच इतनी घटिया और इतनी निर्लज्जता वाली सोच है। जिस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जो एकदम निर्लज्जता के उस पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए हैं, उनको अभी यही नहीं महसूस हो रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। चोर को चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? इनका फूफा कहा जाएगा। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ शीतल जी आपके माध्यम से, अगर रोहिंग्या भारत के अंदर घुसपैठ करते हैं तो रोहिंग्या कौन है? मुसलमान है या वो कोई ब्राह्मण है या कोई हिंदू है? मैं इनसे एक चीज जानना चाहता हूँ। पिछली बार आज मैं एक एस जयशंकर जी के एक वक्तव्य भी देख रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया बांग्लादेश के अंदर में 1 साल के अंदर 2400 अपराध दर्ज हुए हैं जो हिंदुओं के ऊपर हत्याओं का, हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने दरिद्रता करी है, हत्याएं करी है हिंदुओं की, उनको मारा है, उनको पीटा है। रही बात पाकिस्तान की, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जहां पर सन 1947 के अंदर 26% हिंदू था, आज मात्र 2% रह गया। और ये बात करते हैं कि
भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन भारत नवरत्न के जी, अंदर आजाद सन चाहे वो 1947 एनआरसी के- हो, सीए हो या वक्फ बिल संशोधन हो, अभी जो वक्फ संशोधन बिल आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, विपक्ष भी कह रहा है कि भाई ये तो मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, ये मुस्लिम समुदाय भी कह रहा है। और जब इस तरह के बयान आते हैं, बंटेंगे तो कटेंगे, इन बयानों के क्या मायने निकाले जा सकते हैं नवरत्न जी? क्या वाकई में शीतल जी, मुसलमान को बटेंगे डराया तो जा रहा है? कटेंगे वाले बयानों का मान्य निकालना, मुझे लगता है कि आप जिस प्रकार से इन चश्मा कहते हैं, ये जगदीप जी ने जिस जो चश्मा इनके आकाओं ने इनको पहनाया है, ये उसी चश्मे के आधार पर बोल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, वो सबके लिए बोला है। आप एक बात बताइए, जो अभी इन्होंने बोला किसी मुसलमान के ऊपर लाते बरसाई गई, किस जगह उन्होंने लाते बरसाई, क्या तंत्र थे, क्या यंत्रणाएं थी, वो इन्होंने नहीं बताया। आप सड़क पर नमाज पढ़ने को ये अगर सही बोलते हैं, तो इनके यहाँ पर सड़क पर नमाज पढ़ना सही होता होगा। जो आम पब्लिक को, आम आयाम को, आम लोगों को जिस चीज का कष्ट पहुंचे, उस पूजा और पाठ का भी कोई महत्व नहीं होता। इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति दिखाई देती है, इन लोगों को उसके अंदर भी राजनीति दिखाई देती है। ये चाहते हैं कि फूट डालो और नीति करो के आधार पर इन्होंने शुरू से वो चीजें दिखाई हैं जो जी। मैं फिर से लौटता हूं आपके पास। फिलहाल दो खास मेहमान भी हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, कैसे देख रहे हैं सर आप जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल कहा है कि भाई बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो या फिर पाकिस्तान में हो, हम उस पर बारीकी नजर रख रहे हैं, लेकिन सवाल बांग्लादेश को लेकर आता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कितना अत्याचार हुआ, उसमें भारत ने जो अपना रोल है वो कैसे निभाया, और पाकिस्तान में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसको लेकर भारत की क्या नीति रहेगी सर? नीति जो है, एक जो औपचारिक नीति है वो अभी तक रही है। हम तमाशा देखते रहे हैं। हम किसी भी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव डालने का प्रयास हमने जरूर किया है, लेकिन वो अप्रभावी रहा है। हकीकत में हम किसी भी तरह से पाकिस्तान या बांग्लादेश में खासकर हिंदुओं पर हुए अनाचार के बारे में किसी भी तरह से हम राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर हम उनको मजबूर नहीं कर पाए हैं कि वो अच्छा माहौल वहां बनाएं। देखिए, दो चीज अलग अलग हैं। एक घुसपैठिया की समस्या बिल्कुल अलग है, बिल्कुल घुसपैठिया की समस्या एकदम अलग है। उसके कई कारण है, राजनीतिक कारण है, और दूसरा जो यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा है वो एकदम अलग मुद्दा है। लेकिन हकीकत तो है, आप दोनों मुद्दों को अलग करते हुए भी उस पर चिंता तो व्यक्त करना ही पड़ेगा, लेकिन चिंता व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अब देखिएगा, अगर ताकतवर सरकार होती है तो निश्चित रूप से वो ऐसे निर्णय ले सकती है जिसमें सीधा मिलिट्री का हस्तक्षेप किए बिना और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे दबाव डाला जाए, जैसा अमेरिका में इस समय चल रहा है। ट्रंप ने क्लियर कट जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके लिए क्या रोल अपनाया है। उन्होंने कनाडा से बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे, दुनिया भर के इकट्ठे होकर कनाडा आते थे, वहां से चले आते थे। मतलब डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, क्या ऐसी पॉलिसी को अपनाने की जरूरत है, या भारत अगर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो क्या भारत हस्तक्षेप कर सकता है उस चीजों में, उन मामलों में? देखिए, हस्तक्षेप करने के कई तरीके जी, जैसे कि उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगाने का तरीका कर दिया, जो टैक्स बढ़ाने का तरीका कर दिया, हमारे पास भी है। क्यों नहीं जो पाकिस्तान के साथ भारत की जल संधि 1947 के बाद हुई है उसको रद्द कर दें। हम हमारे इस पानी को जो आपके हिस्से में हम सिंध नदी में छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ेंगे। देखिए, कल घुटने पर आ जाएगा पाकिस्तान। ना केवल इतना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम पाकिस्तान को मजबूर कर सकते हैं कि वो, अब होता क्या है हमें मालूम है, ये पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे यहाँ आ रहे हैं। अब पाकिस्तानी आतंकवादी आए हैं, सीमा पार करके आए हैं, हमने उनको मार गिराया है, ये सिद्ध हो गया ये पाकिस्तानी है। तो क्या हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम पाकिस्तान को चेतावनी दे सकें कि इनको रोको, नहीं रोकोगे तो फिर हम क्या कदम लेंगे, ये समय और निर्धारित करेगा। और अब बस हम बोल कर रह जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। ओके, लोग मर रहे हैं, हमारे सिपाही मर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, और दूसरा जहां तक एक और मैं महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि चाहे वो सत्ताधारी दल के लोग हों या विपक्षी लोग हों,
जी। उनको इस मुद्दे पर अपना राजनीतिक चश्मा उतार फेंकना चाहिए। मुझे बहुत अपने आप में गिलानी महसूस हो रही है कि जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, जो कि आज पूरी दुनिया में एक अपना परचम फैला रहे हैं भारत का, उनके लिए इतनी घिनौनी बातें करते हैं। ठीक है ये सर, एक देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ठीक है, लौटूंगा फिर से आपके पास। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि आप डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी की बातों का कितना समर्थन करते हैं। उन्होंने जब कहा कि हमें कड़े रूप से एक्शन लेना पड़ेगा और सीधे करारा जवाब देना पड़ेगा, और कुछ ऐसे भी कदम हैं जो हम उठाए जा सकते हैं, जैसे वाटर सोर्सेज, वाटर बॉडीज जो भारत से जाकर पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, उन्हें बंद कर सकते हैं, पाकिस्तान घुटने पे आ सकता है। क्या इतना आसान है कि पाकिस्तान अपनी जो मानसिकता है, जो उसकी मंशा है, जो घटिया एक मानसिकता उसने अपने अंदर बना के रखी है, एक नेगेटिव मेंटालिटी बना के रखी है कि भारत के लिए हमने हमेशा गलत ही करना है, पाकिस्तान का व्यक्ति क्यों ना बिना खाने के रहेगा लेकिन भारत की तरफ उसने आंख उठाकर ही देखना है, तो कैसे हम ये चीजें जो हैं वो सुधार सकते हैं सर? शीतल जी, आपने डिबेट शुरू किया था कि जयशंकर जी ने क्या बयान दिया था कि पाकिस्तान में किस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर में ज्यादती हो रही है और इसका हिसाब किताब क्या हो रहा है और जयशंकर जी ने क्या कहा जी। मैं अपने आप को इसी विषय पे केंद्रित रखूंगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें इधर उधर की टच कर ली है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकते हैं, पॉलिटिकल। मैं अपने बात पे रहूंगा जहाँ पे आपने डिबेट शुरू की थी। देखिए, जयशंकर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में इनके ऊपर में ज्यादती हो रही, जो अल्पसंख्यक हैं उसके ऊपर में ज्यादती हो गई, और आपको झिझक नहीं होना चाहिए कि वहां पे हिंदुओं और सिखों के ऊपर में जाती हुई, क्योंकि वो हिंदू और सिख हमारे भारतीय थे जिन्होंने विलिंगली उस समय में पाकिस्तान में रहने के लिए स्वीकार किया था। और उसी समय से गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, सबों ने कहा था कि अगर किसी के ऊपर में वहां पे प्रताड़ना हो रही है तो वो हमारे यहाँ पे आए और हम उसको खुले पांव से एक्सेप्ट करेंगे। तो वहां से आप चलिए, पाकिस्तान में आज हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जिस तरह के जो धार्मिक कट्टरता वहां पे है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। जयशंकर जी ने दो चीजें कही थी कि हम इसके दो पहलू हैं, एक तो हम क्या कर रहे हैं इसको देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, और दूसरे हम अंतरराष्ट्रीय पटल पे क्या कर रहे हैं। जयशंकर जी एक चीज बताना भूल गए, उनको ये भी कहना चाहिए था कि हम अपने देश में इसके लिए क्या कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे थोड़ी सी इसके लिए ग्लानि है कि जयशंकर जी को वो भी बोलना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। और आज का भारत वो पहले का भारत नहीं है जो कि दूसरों के लिए अपने मुंह चुप रखता था और भारत को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आज भारत जो भी बोलता है इसकी बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिल्कुल सर, उसका प्रभाव होता है। भारत ने, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं लास्ट में बता रहा हूँ, मैं किसी को ना सपोर्ट करूंगा ना किसी को खंडन करूंगा, मैं सिर्फ बात कहूंगा। देखिए, जो पाकिस्तान में जो चीजें हो रही है, बांग्लादेश में जो चीजें हो रही है, वहां पे हिंदुओं और सिखों या भारतीयों पे जो जिस तरह का जो प्रताड़ना हो रहा है, उसके लिए भारत को बोलना चाहिए था, जो कि भारत नहीं बोल रहा है। देखिए, संसद चल रहा है और यही संसद चल रहा था जब बांग्लादेश में ये उथल-पुथल शुरू हुई थी, यही संसद चल रहा था जबकि अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं का कंप्लीट जेनोसाइड हो गया था और ग्रंथ साहब को लोग सिर पे उठा के भारत लाए थे। बिल्कुल सर। तो उन दिनों में जब संसद चल रहा था, तो चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, किसी ने वहां पे जो आतताई थे उसकी भर्त्सना की, तालिबान की, किसी ने भर्त्सना की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर में अटैक हो रहा था अगस्त में, सितंबर में, क्या संसद चल रहा था, संसद में एक भी निंदा प्रस्ताव आया? पाकिस्तान में जैसे बताया हमारे पैनलिस्ट ने, जो जब एक समय था जब बंटवारा हुआ था तो 21-22% के आसपास वहां पे लोग थे, लेकिन आज के दिन में जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं वो 2% रह गए हैं, उसमें से हिंदू तो 1% से भी कम रह गया है। तो ये जो चीजें हुई है, लोग गए कहां पे? क्या अपने पार्लियामेंट में 1948 से लेके अभी तक क्या एक भी ऐसा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कि उन जिहादियों की भर्त्सना हो? चाहे पाकिस्तान सरकार या बांग्लादेश सरकार या अफगानिस्तान सरकार, उनका जो भी कहना हो, लेकिन रिजल्ट तो यही हुआ
कि वहां पे जो हिंदू थे या सिख थे या भारतीय मूल के लोग थे, उनका तो वहां पे सफाया हो गया, जेनोसाइड हो गया, उनके बीवी बच्चे आज सेफ नहीं हैं। वहां पे जो 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 स्त्रियों को जिस तरह से प्रताड़ना दे रही है, ठीक है। जयशंकर जी ने सिर्फ कुछ उदाहरण दिए थे। आपको पता है कि वहां पे एक सिख ग्रंथी के डॉटर को उठा के लोग दिन दहाड़े लेते गए जिहादी और उनको कन्वर्ट करके उनको शादी कर दी उसकी तीसरी क्लास में। एक छोटा सा, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये भारत तो थोड़ा 10 सेकेंड, इसका भारत के संसद में भी स्वर आना चाहिए था, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आगे क्या करना है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा मैं इसी सवाल को जोड़कर, क्या इसको इस तराजू से तोलना उचित है इस समय पर कि भाई भारत में भी तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारत में मुसलमानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें लातें मारी जा रही हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। क्या वाकई में ये तस्वीर अभी भारत में बनी हुई है या कुछ और नजरिए से हम लोग इसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा उन्होंने सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल उठाया, लेकिन उनको अपने दिल से, अपने मन से या अपने अंतर्निहित से पूछना चाहिए था, क्या ये जो प्रताड़ना है ये आज से शुरू हुआ है? देखिए, हिंदू मुस्लिम जो वैमनस्यता है वो आज से नहीं है, वो ब्रिटिश सरकार के पहले से भी है, और जिस दिन से भारत का पार्टीशन हुआ था, भारत आजाद हुआ था, तब से भी चल रहा है। आप लिस्ट कीजिए, आप गिनती कीजिए कितने हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुए हैं। यहाँ तक कि उर्दू को लेके कम से कम 400 की लड़ाइयां हुई हैं यहाँ भारत में स्वतंत्रता के बाद भी। तो ये वैमनस्यता जो है उन्हीं दिनों से चल रही है, आज के दिनों में कुछ नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में गौवध पे प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन वहां पे गौवध होते थे। आज के दिन में मोदी कहने के बाद क्या हुआ है कि लोग बोलने लगे हैं, पहले लोग बोलते नहीं थे, पहले लोग इन सब चीजों पर चर्चा नहीं करते थे। आज के दिन में लोग बोलने लगे कि इससे हमारी जो आस्था है उसका हनन हो रहा है, तो इसके लिए लोग बोलने लगे हैं। और जो जिनके पे ऊपर में प्रताड़ना हुई, जिसको मार दिया गया है, लिंच कर दिया गया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, लेकिन ये लिंचिंग पहले भी होती थी। ठीक है, यही अंतर था कि पहले सिर्फ एक जादू जो समुदाय थे, एक धर्म समुदाय थे, वो प्रताड़ना करते थे मोस्टली, और उसका रिटेलिएशन झेलते थे। जैसे कि गुजरात है, जैसे भागलपुर है, मैं तो भागलपुर में रह चुका हूं, मैंने उन दिनों की तस्वीर देखी थी, मैं स्टूडेंट था। तो ये सारी चीजें आज के दिन में लोग बोल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं। आपके चैनल पे या सारे चैनल पे ये चीजें डिस्कशन हो रही है। यही अंतर है पहले में आज के दिन में। प्रताड़ना वैमनस्यता उन दिनों में थी, आज के दिन में भी है, लेकिन आज के दिन लोग बोल रहे हैं और मीडिया इस पे कोई, और सोशल मीडिया का दौर भी है, कोई बड़ा एक्शन नहीं है। सोशल मीडिया का दौर भी है, इसलिए ये ज्यादा चर्चाओं में चीजें रहती हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जगदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। दोनों की आपने बातें सुनी, ग्रुप कैप्टन साहब ने अपना तर्क सामने रखा और साथ ही साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ने अपनी बातें सामने रखी। लेकिन जब आप कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, मुसलमानों के अधिकारों को छीना जाता है, लेकिन जब इतिहास उठाकर देखें, हम चाहे उत्तर प्रदेश की एक ताज़ा उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, संभल का ताज़ा उदाहरण लेते हैं, जहां पर यह कहा गया था 1976 में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था, तो पलायन तो हिंदुओं का हुआ था, वहां से मंदिरों की तोड़फोड़ हुई थी, तो वो किसने की थी? मस्जिदें बनी थी मंदिर की जगहों पर, तो वो किसने की थी? तो अगर हम इस इतिहास को उठाएंगे तो कैसे हम इसे कह सकते हैं कि भाई अभी तस्वीर कुछ उल्टी नजर आ रही है? शीतल जी, मैं बड़ी विनम्रता से पहले आपसे एक निवेदन कर दूं। मैंने बड़े संयम से सब कुछ सुना है और मैं चाहूंगा कि बीच में कोई इंटरप्ट ना करे, और मैं वैसा प्रवक्ता भी नहीं हूं। मेरा सारा जीवन कैमरे के आगे व्यतीत हुआ है कि एंकर मना करे कि बस हो गया तो फिर भी बोले चले। आप तो खुद रहे हैं तो सर। पहली तो बात ये कि जो गुप्ता साहब ने शब्द इस्तेमाल किया कि फूफा लगते हैं, तो मैं बड़े आदर के साथ उनको कहना चाहूँ, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, घुसपैठिए हमारे फूफा नहीं लगते। लेकिन यहाँ पर सवाल था कि क्या भारत के अंदर अल्पसंख्यक जो है उनकी परिस्थितियां बेहतर हैं? यहाँ पर एक और साथी बैठे हैं, उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री कहा। निश्चित तौर पर वो मेरे भी माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या ये बताएंगे कि इन्हीं यशस्वी प्रधानमंत्री पर जब हम हिरन पांड्या हत्याकांड की बात करते हैं तब कोई जवाब आता है? क्या जब हम बात करते हैं शराबुद्दीन शेख और कौसर बी की जली हुई लाशों की तब कोई जवाब आता है? या फिर हम बात करते हैं स्लूपगेट मामले की तब कोई जवाब इनके पास है? आज मैं एक चीज बड़ी साफ कर दूं, दो बातों को एक साथ, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले बता दूं, ये दरअसल जो
नया फीचर ग्रोक दिया ना एलन मस्क ने, जी। उससे बड़ी पीड़ा है इनको। मैंने अभी सर्च किया, वो बता रहे हैं कि बांसवाड़ा में, मैं आपको बर्बेटेरियन पढ़ देता हूं क्या लिख रहे हैं। मोदी क्लेम्ड मुस्लिम्स वर इन्फिल्ट्रेटर्स, मोदी क्लेम्ड मुस्लिम्स वर इन्फिल्ट्रेटर्स विद मोर चिल्ड्रन सजेस्टिंग दे थ्रेटेंड हिंदू विद रीडिस्ट्रीब्यूशन। और क्या ये सच नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था, बजाय उन घुसपैठियों के? अरे अगर आप इस निर्लज्जता के अमृत काल में डिफेंड भी कर रहे हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो जागरूक है। और अब एक और बड़ी बात जो यहाँ पर कही गई कि वैमनस्यता जो है ये शुरू से चला है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो ये वैमनस्यता है ये चली आ रही। मैं पूछना चाहता हूँ 1857 में जब 5 लाख उलेमाओं ने इस देश के लिए शहादत दी, वो क्या था? जब मैं बात करना चाहता हूं यहां पर, आपके सामने बताना चाहता हूं आपको कि जब हम भारत की आजादी की बात करते हैं तो मौलवी लियाकत अली से आप शुरू हो जाइए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। आप ये कहकर कैसे उस आंदोलन के ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं जिसमें इस देश का हर आदमी, हर नागरिक जो है उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान दिया? आज आपका ये कह देना कि वैमनस्यता तब से चली आ रही है, निश्चित तौर पर अंग्रेजों ने हमें बांटा, उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत की और वही आज हो रही। अरे चले गए, लेकिन ये जो भूरी चमड़ी वाले लोग हैं आज उसी पर सियासत कर रहे हैं। और इस तरीके का बयान देकर क्या साबित करना चाहती हैं ये लोग? सर, इतना मजबूत इतिहास जगदीप जी आपने वर्णन किया है मुसलमानों को लेकर और उनके योगदान को लेकर, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वर्तमान में मुसलमान असुरक्षित है। अगर मुसलमान का इतना बुनियादी ढांचा मजबूत है तो कैसे वो असुरक्षित हुआ फिर सर वर्तमान में? शीतल जी यही तो बात है, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप बराए मेहरबानी 2 मिनट में ये मेरी बात सुन ले। 63 हेट स्पीचेस दी है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने 2024 में। अमित शाह साहब ने 100 हेट स्पीचेस। योगी आदित्यनाथ का अगर आप आंकड़ा निकाले तो वो भी 100 के पार है। बाकी नेताओं को छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे नेता इस तरीके के नफरती भाषण देंगे तो आप मुझे बताइए कहां से परिस्थितियां सुधर जाएंगी? मैं फिर से खंडन करता हूं, फिर से भर्त्सना करता हूं कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो पूरी तरह से अमानवीय है। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले अपना गिरेबान झांक कर देखिए जनाब, यहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं। इन्होंने बोला कि सजदे में बैठे लोगों पर जो है लाठियां भाजी जाती हैं, जनाब दिल्ली में हुआ, देश ने देखा, फिर आपने कहा। लेकिन जगदीप जी आप शायद भूल जाते हैं कि आपके जो नेता हैं वो भी कभी कभार पाकिस्तान से प्रेम जो है वो जाहिर करते हैं सर, इजहार करते हैं उस चीज का। बड़ी बार हमने देखा है कई ऐसे नेताओं के बयान हैं जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमसे मजबूत है, उसके पास परमाणु है, हमें बच के रहना चाहिए। राहुल गांधी तो विदेश में जाकर भारत की कहीं ना कहीं वहां पर खिलियां उधेड़ते हैं सर। मैं बता रहा हूँ शीतल जी, कांग्रेस में भी स्लीपिंग सेल्स हैं, सेल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर साफ कर दूं, फिर से साफ कर दूं। देखिए यहाँ पर 2 बातों को एक साथ लेकर हम बात ना करें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कहीं किसी गांव में, ये उत्तर प्रदेश की बात है, गणेश जी की प्रतिमा थी और वो जहां पर रखी गई थी वहां पर कोई मौसमी मार की वजह से वो ढांचा ध्वस्त हो गया। वहां के मुसलमानों ने कहा जनाब हमारी मस्जिद में ले आइए। अरे इस तरीके की मिसालें हैं। मेरी अपनी विधानसभा में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की शादी में जाते हैं। अरे कितना बांटेंगे आप इस देश को? और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश की सेना ने पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा किया था। ये क्यों भूल जाते हैं हम? 3 मरतबा पाकिस्तान को धूल चटाई है। ठीक है सर, ओके। पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस पर इस तरीके की बातें करना, मैं जवाब ले लूंगा। नौरत्न जी से बहुत समय दे दिया। नौरत्न जी माफी चाहूंगा, थोड़ा ब्रेक पर जाना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद नौरत्न जी सीधे आपके पास आऊंगा और जवाब लूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और बात उसी मुद्दे पर हो रही है जो मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। विदेश मंत्री अजय शंकर ने जो बयान दिया है उसी को लेकर नौरत्न जी आपसे मैं जवाब लूंगा। जगदीप जी कह रहे हैं कि भाई धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। क्या ये वाकई में सही है, सच है?
तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं? शीतल जी, जिस प्रकार अभी मैंने जगदीप जी की बातों को और बाकी श्री राम जी और अक्षय शेट्टी की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपको कई उदाहरणों के साथ मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। इनके एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे हैं मणिशंकर अय्यर जी, जो पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना की महिमा मंडन करते हैं। इनके नेता रहे हैं राहुल गांधी जी, जो विदेशों में जाकर के महिमा मंडन करते हैं कि मुसलमानों के ने हमारे साथ ऐसा किया। जिस देश को 75 वर्ष हुए आजादी मिले हुए, उस देश के अंदर 60 साल जिसने सरकार चलाई, उसके बाद भी आज वो लोग कंफ्यूज हैं। आज वो लोगों को लगता है कि मुसलमानों के साथ जागती हो रही है। अभी जैसे श्री राम जी ने बोला और भी हमारे झा जी ने बोला, मैं उनकी बात को समर्थन करते हुए मैंने एक बात छोटी सी उनकी बात में ये जोड़ना चाहूंगा। 60 वर्षों से जिस पार्टी ने सत्ता में एक सरकार चलाई, 60 वर्षों से जिस खानदान ने एक सरकार चलाई, जिस परिवार ने कुनबे के एक लोगों ने सरकार चलाई, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, गांधियों के अलावा इनके पास कोई और चेहरा नहीं है। इनको डर है कि इनके हाथ से सत्ता जा रही है। इनको डर है कि इनके गांधी परिवार का वजूद खत्म हो रहा है। इनको डर है कि ये लोग है मुक्त जो भारत की बात करते थे, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उन्होंने करके दिखाया। पहले भी ऐसे हरकतें हुआ करती थी, मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ा करते थे। पहले की सरकारों में इन चीजों को वो बढ़ावा देते थे कि हाँ आप ऐसा काम कीजिए। क्या नमाज पढ़ने के लिए सड़कें मस्जिदों में जगह नहीं है? अगर सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए मना किया तो उसके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं। आप एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर घुस के अगर हमला करती है तो जवाब कौन मांगता है, पुलिस कौन मांगता है? इन्हीं के पार्टी के नेता, घटिया सोच रखने वाले लोग प्रूफ मांगते हैं कि इन्होंने जो हमले किए उसके प्रूफ क्या है, उसका साक्ष्य क्या है। जब इनको प्लेन के टुकड़े दिखाते हैं, उधर पाकिस्तान की खुद की सरकारें कहती है कि हाँ भारत ने हमारे ऊपर एक अटैक किया, तो उसके बाद इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं रहता। ठीक है सर, ठीक है, ओके। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, थोड़ा छोटी छोटी टिप्पणी रखिएगा, समय का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, इससे पहले जगदीप जी कह रहे थे, नौरत्न जी कह रहे थे, लेकिन बड़ी बात फिर वही सवाल घूम के आता है कि क्या भारत की वो मंशा हो सकती है, भारत की वो मानसिकता कभी हो सकती है? ये वही देश है जो विश्व गुरु था एक समय पे, या बनने की तरफ फिर से जा रहा है, या फिर उस बनने के काबिल है? भारत में वो खूबी है सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना। क्या ऐसी धारणा अभी भारत के अंदर बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, भारत का ये मूल मंत्र है सभी धर्मों को आगे लेकर चलना और मानवता का संरक्षण देना। और किसी भी तरह कोई भी कारण ऐसा एक भी प्रमाण आप स्थापित नहीं कर सकते जिससे ये सिद्ध हो कि यहाँ पर दोनों समुदायों में किसी तरह का भेदभाव है। ये जो कुछ भी भेदभाव बनाया हुआ है, क्योंकि मैं स्वयं पाकिस्तान जा चुका हूँ जियाउल हक साहब के जमाने में, और वहाँ के जनमानस से काफी गहराई से जुड़ा था, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आम आदमी 99% पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी एक दूसरे को भाई बंद के रूप में मानते हैं, अभी भी मानते हैं। और जो कुछ ये करिश्मा किया हुआ है इस तरह का विभाजन का और ये जातिगत समुदायों में परस्पर घर्षण का, वो एकमात्र वहाँ के पॉलिटिशियंस ने किया हुआ है और वहाँ के दुष्ट राजनेताओं ने किया। उन्हीं की मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ माननीय सदस्य से कि 50वें और 60वें दशक में जब दिलीप कुमार ने अपना नाम क्यों बदला था, मधवाला ने अपना नाम क्यों बदला था? सिर्फ इस डर से बदला था कि उनको डर था कि अगर उनकी पिक्चर में मुस्लिम नाम के साथ वो प्रदर्शित होंगे तो जनता उनको देखेगी नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आज के जमाने में तो सलमान खान और दूसरे सभी नेता अपना नाम लेके रखते हैं, तो आज तो इस तरह की परिस्थिति नहीं है। यही एक प्रमाणित करता है कि आज भी हिंदू मुस्लिम में किसी तरह की कोई दरार नहीं है। जो दरार है वो राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट की बैंक को बनाए रखने के लिए क्रिएट किया है। और मैं कतई एग्री नहीं करता कि आज के भारत में मुस्लिम जो है असुरक्षित है। ये जो हुआ बनाया जा रहा है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। वीएन झा साहब, मैं आपसे ही इस डिबेट को कंक्लूड करना चाहूंगा
कैसे देखते हैं? अभी डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि ऐसी भारत सोच ही नहीं सकता, ऐसी विचारधारा भारत की नहीं है। हम सब धर्मों को आगे ले जाने का वादा रखते हैं, हम उसी राह पर चल पड़े हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिर आखिर क्यों इस पोलराइजेशन या फिर तुष्टीकरण जैसी चीजें हो रही हैं? कौन ये कर रहा है देश के अंदर? क्या वाकई में ऐसा है या ऐसे ही हवा बनाई जा रही है सर? हम लोग फिर बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा ला रहे हैं। बात है कि क्या असहिष्णुता है, क्या जो माइनॉरिटी है वो सेफ है या अनसेफ है। हम यहाँ पे आके बात करते हैं। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे कि वो कह रहे थे कि अभी बहुत सारा प्रताड़ना हो रही है। देखिए, ये चीज खत्म होने वाला नहीं है, ये सिर्फ बढ़ेगा, क्योंकि आज सिर्फ भारत प्रभावित नहीं है। देखिए, जो मुट्ठी भर का एक छोटा सा देश का टुकड़ा है गाजा, वहां से किस तरह से जो जिहादी थे वो आके इस्राएली जमीन पे रेप किए हैं, मर्डर किए हैं, लोगों को अगवा किए हैं और लेके वहां पे गए, जो लड़ाई अभी तक चल रही है। और सिर्फ भारत नहीं है, मॉस्को में क्या हुआ? मॉस्को में अभी पिछले जो अगर आप 8 महीने 10 महीने देख लें तो इस्लामिस्ट ने वहां पे हमला किए हैं। अरे कोई देश अछूता नहीं है। फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, आप इटली ले लीजिए, यूरोप वही हाल है। मिडिल ईस्ट तो आज के दिन में खत्म हो गया है। आप हम लोग अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अब तो यहाँ पे इंडोनेशिया और यहाँ पे क्या नाम है, म्यांमार में, वहां पे भी जो रोहिंग्या का जो प्रताप है वो चल रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिए। ओके झा साहब, समय थोड़ा कम है, 10 सेकंड ले सर, 10 सेकंड। देखिए, आज के दिन में 200 से ज्यादा जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इन सबों का जो ओरिजिन है एक ही है और वो कुरान से। आप आज से लगभग 3 साल 4 साल पहले चलिए, रिजवी ने एक पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान में कुछ ऐसे आयत हैं जो कि हेट पैदा करते हैं, उसको निकालिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सुर से उसको खारिज कर दिया। क्यों? ये बात तो यथार्थ है कि जितने जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओरिजिनल फंडामेंटलिज्म से हुई है और वही कुरान से हुई है। एक कमेटी को बिठा के कहते हैं कि भैया देख लो कि क्या कुरान में या मनुस्मृति में या और किसी ग्रंथ में कोई ऐसी जो बातें हैं तो जरा उसको बताओ, और उसको एडिट करते हैं, उसको अमेंड करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया। तो भारत सरकार भी कहीं समय की कमी है, बहुत पाबंदी है, बहुत माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नौरुत्न जी, जगदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये, क्योंकि चर्चा करना जरूरी है। जो स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है या बांग्लादेश में बनी हुई है, सबसे ताज़ा बड़ा उदाहरण बांग्लादेश से निकल कर आता है, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हिंदुओं को मारा गया है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है, और पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, जिसकी पुष्टि, जिसका खंडन खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया है कि हमारी नजरें दोनों देशों पर है। हम मानसिकता को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले समय में जवाब जरूर दे सकते हैं। फिलहाल रणनीति में आज इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।